हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है ना बच्चे? कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। रे ऑप्टिक्स का नया चैप्टर है ये, थर्ड चैप्टर। पहले रिफ्लेक्शन हम बता चुके हैं प्लेन सरफेस से और कर्व सरफेस से। दूसरा टॉपिक मैंने बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है ना? थर्ड टॉपिक मैं बता रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट, इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से आता है, आप ध्यान से सुनें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस दोनों की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। ठीक है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव सरफेस, आप इस फिगर को पहले बना लो, आपको मेरी बात समझ में तभी आएगी। ये कोई कॉनकेव सरफेस है बच्चों, जरा ध्यान से देखें। अगर आप ये कोई कॉनकेव सरफेस है, MON नाम डाल दिया मैंने, M इस पॉइंट को लिखा है मैंने ON। ठीक है ना? इस सरफेस के अंदर एक मीडियम तो इसके अंदर है, इस कॉनकेव सरफेस ये वाला पार्ट है, ये सरफेस कॉनकेव है, इसके मीडियम, इसके अंदर एक मीडियम है, इसके बाहर एक मीडियम है। इस बाहर वाले मीडियम को मैंने फर्स्ट मीडियम कहा है, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। सेकंड मीडियम जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। पोल से इधर की डिस्टेंस लेते हैं प्लस, और पोल से इधर की डिस्टेंस लेते हैं माइनस। ठीक है? इस कॉनकेव सरफेस का फिगर बनाना मेरे साथ साथ मेरे बच्चे। इस कॉनकेव सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर C से लेकर पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R। ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है P। ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ बनाना फिगर। ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज फर्स्ट मीडियम में चल रही है, ये N1 में सरफेस पर गिरी लाइट रेज, यहां से इसके बाद मीडियम बदलेगा, और मीडियम जब जहां से चेंज होता है वहां पर पहले हम क्या देखते हैं, क्योंकि इस लाइट रेज का पाथ किसकी हेल्प से देखा जाता है? नॉर्मल की हेल्प से। तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मेरे बच्चे। कहां से आता है नॉर्मल? नॉर्मल ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, फर्स्ट मीडियम से रे जा रही है सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अगर N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है तो लाइट रेज रेयरर टू डेंसर जा रही है, इसका मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होगी, इधर डेविएट होगी। तो सेकंड मीडियम में नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल देख लो, इसको मैंने R से शो किया है, यहां पर लिख दिया मैंने R। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो यहां से आ रही है, कहां से? इस पॉइंट Q से। तो इसका मतलब इस कॉनकेव सरफेस MON के द्वारा रियल ऑब्जेक्ट P की वर्चुअल इमेज कहां पर फॉर्म होती है? Q पर बनती है, जैसा कि फिगर में आपने शो कर दिया है। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, U बोलते हैं इसे। इमेज तक की डिस्टेंस V बोला जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जरा गौर से देखना, ये एंगल R
तो एंगल ये वाला आर होगा, देखो ये वाला चेक कर लो, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इसको आर बोला है। ऑब्जेक्ट से, ये क्या है मेरे बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, मान लो अल्फा। ऑब्जेक्ट से तो एंगल मैंने अल्फा माना है। इमेज से चलने वाली लाइट रेज और चलती हुई अपीयर होने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, मान लो बीटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है पॉइंट एम पर, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल ये मान लो गामा मान लिया है मैंने, इसको गामा बोला है मैंने। फिगर बना लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर, ये वाला आर है तो ये भी आर होगा। जरा गौर से देखो, ऑब्जेक्ट से ये एंगल मैंने अल्फा माना है, इमेज से ये एंगल मैंने बीटा लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मैंने गामा लिया है। फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 कहा है और सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बोला है। इस फिगर को ठीक से बना लो। एक पॉइंट और देखिएगा, पोल से राइट की तरफ चलते हैं तो डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो डिस्टेंस लेते हैं नेगेटिव। तो C से लेकर O तक की डिस्टेंस, देखो C पॉइंट ये रहा, O ये रहा। इस पॉइंट को, इन पॉइंटों को, इन डिस्टेंस को मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी इनको ऐसे मेंशन कर लो मेरे साथ साथ, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। C से O तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, -r। P से O तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस PO, ये डिस्टेंस हो गई -u, नोट कर लेना। Q से O तक की डिस्टेंस QO -b, ठीक है। एक चीज और देखो बच्चों, इसी में जरा ध्यान देना, इस ट्रायंगल को देखो जरा, इस वाले ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल कौन सा है, गामा। अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं तो इस एंगल के लिए इसको आर्क माना जा सकता है, इसको रेडियस। तो यहां पर गामा की जगह पर, यहीं पर देख लो, इस एंगल को गामा बराबर लिख सकता हूं MO अपॉन CO। गामा बराबर लिखा जा सकता है एंगल MO अपॉन CO, ठीक है। बीटा एंगल, ये देखो, इस एंगल के लिए इस डिस्टेंस को आर्क माना जा सकता है और इस डिस्टेंस को रेडियस माना जा सकता है। तो एंगल बीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, MO अपॉन QO। चेक कर लो, बीटा के लिए ये तो आर्क MO अपॉन ये डिस्टेंस, रेडियस मानेंगे हम QO, ठीक है नहीं, बीटा के लिए। अब इस एंगल अल्फा के लिए इस वाले ट्रायंगल में इसको आर्क मानेंगे और इस डिस्टेंस को रेडियस मानेंगे। तो P से ये वाला एंगल अल्फा इक्वल टू MO अपॉन PO, एंगल अल्फा के लिए लिखा जाएगा, एंगल अल्फा मैं यही लिखे देता हूं, एंगल अल्फा इक्वल टू MO अपॉन PO। मुझे इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों, अल्फा बराबर MO अपॉन CO, देख लो, गामा बराबर MO अपॉन CO, गामा है, एंगल गामा इक्वल टू MO अपॉन CO, एंगल बीटा इक्वल टू MO अपॉन QO, एंगल अल्फा बराबर MO अपॉन PO। इन एंगल्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, अल्फा, बीटा और गामा। ये फिगर बना लिया होगा, फिगर बना करके ये एंगल लिख लो इस फिगर के ऊपर और यहां तक की डिस्टेंस को मेंशन कर दो इस फिगर पर। जरा गौर देखो, गौर से देखो जरा, इस वाले कॉन्केव सरफेस के इधर वाली डिस्टेंस माइनस है, पोल से इधर की डिस्टेंस प्लस है, ठीक है। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R तो ये भी R। N1 फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम से चलने वाली लाइट चलती है वो पहला मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने N1 लिखा है, सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 लिखा है। क्लियर?
बना लिया होगा फिगर। चलिएगा अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर, एक एक पॉइंट में बोल रहा हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव सरफेस, MON is a concave surface by which a virtual image is formed at Q of real object P as shown in figure। फिगर बना लिया होगा, यही लिखा है मैंने। C से O तक की डिस्टेंस कितनी है बेटे? -1। P से O तक की डिस्टेंस कितनी है? P से O तक की -U। Q से O तक की डिस्टेंस, QO तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को -B लिखा जाएगा। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है MON is a concave surface by which virtual image is formed at Q of real object P, जैसा कि फिगर आपने बना लिया होगा। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, V इज a डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। N1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का है और N2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का है। यहां तक बात क्लियर है? अब जरा गौर से देखिएगा, इन अ ट्रायंगल CMP, जरा गौर से देखिएगा इस ट्रायंगल को। कौन सा वाला ट्रायंगल? इन अ ट्रायंगल CMP। कौन सा ट्रायंगल था मेरे बच्चे? देखो फिगर में फिर से यहां पर बनाई दे रहा हूं। ये कॉनकेव सरफेस था बच्चों, जब गौर से देखिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेस, यहां पर नॉर्मल लेंगे, ये एंगल I था, ये एंगल I का मैं कलर बदले दे रहा हूं, इस एंगल को मैं I लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है नहीं? सेकंड मीडियम में जब लाइट रेज जाएगी, सेकंड मीडियम में जब लाइट रेज जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ऐसा लगेगा ये वाली लाइट रेज यहां से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट P की वर्चुअल इमेज Q पर बनती है। इस पॉइंट को नाम डाला है आपने, ये एंगल कितना है? R, तो एंगल ये वाला भी R होगा बच्चों। ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा माना था, इमेज से एंगल बीटा माना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल आपने गामा माना है। इस पॉइंट को नाम डाला था आपने MON, जरा चेक कर लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये R, ये डिस्टेंस V और ये वाली डिस्टेंस U। क्लियर? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। अब मैं बात कर रहा हूं इन अ ट्रायंगल CMP। देखो C पॉइंट ये रहा, M ये रहा और P ये रहा। मैं इसका फिर से कलर बदल रहा हूं, CMP, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जरा गौर से देखो, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल कितना है? I। ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। अल्फा प्लस I बराबर गामा, ये लिखा है गामा बराबर अल्फा प्लस I बराबर गामा। ये तो अल्फा और ये I, दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो I प्लस अल्फा बराबर गामा, ये लिखा है I प्लस अल्फा बराबर गामा। ठीक है? इन ट्रायंगल CMQ, C ये रहा, M ये रहा, Q ये रहा। जरा गौर से देखो, CMQ ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एंगल कितना है? बीटा। ये एंगल कितना है? R। बीटा प्लस R बराबर गामा, यही लिखा है, बीटा प्लस R बराबर गामा। ट्रायंगल क्लियर है? यहां पर लगाया है मैंने फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से पहले I निकाल लो बच्चों, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा, तो I बराबर गामा माइनस अल्फा, इसको नंबर डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो, यहां से R निकाल लो, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम स्नेल्स लॉ 1 and 2 लाइट रे जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो 1 and 2 इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन I अपॉन सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, नोट करते जाइए, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन I इज रिटन एज I एंड साइन R इज रिटन एज R। तो इस साइन I को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे? I।
साइन आर को आर। क्लियर है? 1 and 2 बराबर आई अपॉन आर, यहां तक क्लियर? जरा गौर से देखिएगा। आई और आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से डाल दो। आई की जगह पर गामा माइनस अल्फा, आर की जगह पर गामा माइनस बीटा। इस आई की जगह पर मैंने गामा माइनस अल्फा लिख दिया और इस आर की जगह पर गामा माइनस बीटा लिख दिया। क्लियर है ये बात? 1 and 2 इक्वल टू गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा। और ये एंगल मैं पहले नोट कर चुका आपको, एंगल गामा इक्वल टू एम ओ अपॉन सी ओ। चेक कर लो, एंगल गामा इक्वल टू एम ओ अपॉन सी ओ, एंगल अल्फा एम ओ अपॉन पी ओ, एंगल गामा एम ओ अपॉन सी ओ, एंगल बीटा एम ओ अपॉन क्यू। ये फर्स्ट फिगर में चेक कर सकते हो। देखो अल्फा, अल्फा बीटा गामा, एंगल अल्फा देखो कितना है यहां पर, यहां से चेक कर लो। गामा इक्वल टू होगा एम ओ अपॉन सी ओ, अल्फा बराबर होगा एम ओ अपॉन पी ओ, एंगल बीटा बराबर होगा एम ओ अपॉन क्यू। क्लियर है? फिर से देख लो, एंगल गामा, अरे मेरे बच्चे ये गामा एंगल दिख रहा है ना, इस एंगल के लिए इसको तो आर्क ले सकते हैं और इस डिस्टेंस को रेडियस। तो गामा बराबर हो गया एम ओ अपॉन सी ओ। तो यहां पर मैंने देखो ये लिखा है, गामा की जगह पर मैंने एम ओ अपॉन सी ओ, इस गामा की जगह पर एम ओ अपॉन सी ओ। अल्फा और बीटा, अल्फा देखो यहां से, अल्फा बराबर क्या होगा यहां से, अल्फा बराबर एम ओ अपॉन पी ओ और बीटा बराबर एम ओ अपॉन क्यू। क्लियर? यहां पर नोट कर दिया मैंने। बोलो मेरे बच्चे, एम ओ एम ओ एम ओ कैंसिल। देखो गौर से, ये एम ओ, ये एम ओ, ये एम ओ, ये एम ओ कॉमन लेके कैंसिल हो गया। यहां बचेगा 1 अपॉन सी ओ माइनस 1 अपॉन पी ओ, 1 अपॉन सी ओ माइनस 1 अपॉन क्यू। क्लियर? सी से ओ तक की डिस्टेंस मैंने लिखी थी फिगर में, सी से ओ तक की डिस्टेंस मैंने लिखी थी माइनस आर, ध्यान हो तो फिगर चेक कर लो। माइनस पी से ओ तक की डिस्टेंस लिखी थी मैंने माइनस यू। क्लियर? अपॉन 1 अपॉन सी ओ, 1 अपॉन सी ओ की जगह पर माइनस आर, माइनस ये वाला माइनस अपॉन 1 अपॉन क्यू ओ, क्यू ओ की जगह पर माइनस वी। चेक कर लेना फिगर में, माइनस माइनस प्लस हो गई है। तो इस वाले टर्म को तो मैंने लिख दिया पहले और इसको लिख दिया बाद में। यहां माइनस माइनस प्लस, इस वाले टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? अब जरा चेक करो, 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको लिखा जा सकता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाएगा, फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाएगा। n2 अपॉन n1 बराबर 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन r अपॉन 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन r। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो n2 का मल्टीप्लाई इससे करो, n2 अपॉन v माइनस n2 अपॉन r इक्वल टू n1 बाई u और ये n1 बाई माइनस n1 बाई r। अब एक काम कर लो, इस r वाले टर्म को इक्वल से इधर ले जाओ और इस वाले टर्म को इक्वल से इधर ले आओ। तो ये देखो n2 बाई v और इस टर्म को मैं यहां ले आया माइनस n1 बाई यू, ये वैल्यू आकर के इक्वल से इधर आएगी तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी ना, और ये वाला टर्म उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो n2 बाई आर माइनस n1 बाई आर। यहां तक बात क्लियर बच्चों? जरा देखो यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये रिलेशन आ गया n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, ये रहा, और ये डिनोमिनेटर आर एलसीएम में हो गया n2 माइनस n1 बाई आर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकला है बच्चों। आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस दोनों के लिए रिलेशन यही निकल के आएगा। इस रिलेशन को ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है। ये रिलेशन हम तब लगाते हैं जब कॉनकेव सरफेस में, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ये कॉनकेव सरफेस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट,
ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को r बोला है, ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को u कहा है, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को आपने v बोला है। पोल से इधर की डिस्टेंस लेते हैं प्लस, पोल से इधर की डिस्टेंस लेते हैं माइनस। इधर मीडियम फर्स्ट है, इधर मीडियम सेकंड है। तो यहां पर जो भी मीडियम हो, यहां पर ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, बहुत अच्छे से समझ लो। n2 अपॉन v माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। अब जरा चेक करो, यही रिलेशन याद रखना, कंडीशन ये है, ये फर्स्ट मीडियम तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, सेकंड मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। तो n2 अपॉन v माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। अब जरा गौर से देखना, अगर ये मीडियम एयर है और ये ग्लास है तो n1 की जगह पर 1 लिखा जाएगा और n2 की जगह पर n लिख देना। फर्स्ट मीडियम अगर एयर होती तो यहां पर n1 बराबर 1 लिखेंगे, सेकंड मीडियम ग्लास है तो n2 को मैंने n लिख दिया। तो ये फॉर्मूले को n2 की जगह पर तो n अपॉन v माइनस एयर के लिए 1 लिखेंगे ना, 1 अपॉन यू इक्वल टू n2 की जगह पर n और n1 की जगह पर 1, तो n माइनस 1 अपॉन r। ये रिलेशन केवल तभी लिखा जाएगा मेरे बच्चे जब फर्स्ट मीडियम एयर और सेकंड मीडियम ग्लास। ये अब अगर मैंने ये कहा होता मेरे बच्चे कि ये मीडियम तो ग्लास है, ये एयर है, तो उस केस में क्या होता, तो जो मीडियम पहला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और जो दूसरा मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो इस फॉर्मूले के बजाय आप इस फॉर्मूले को याद करना, इस वाले फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n2 अपॉन v माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। इस रिलेशन को याद रखना। मान जाइए कि इधर इस वाले जो फर्स्ट मीडियम है ना, अगर मान लो ये वाटर होता और ये ग्लास होता तो इसकी जगह पर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते और इसकी जगह पर ग्लास का। जो भी मीडियम है फर्स्ट और सेकंड, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, रिजल्ट डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आएंगे। इसी फॉर्मूले को याद रखना, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इसी फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। सरफेस रिफ्रैक्शन मेरे बच्चे चाहे कॉनकेव सरफेस से हो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस से हो, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यही निकल के आएगा, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। आप इसी रिलेशन को याद रखें, ठीक। मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ये फिगर बना लीजिए बच्चों, ये वाला, ये कोई MON, इस पॉइंट को मैंने नाम डाला है MON, ठीक है। MON इज ए कॉन्वेक्स सरफेस बाई विच ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट Q ऑफ रियल ऑब्जेक्ट P। ये कोई कॉन्वेक्स सरफेस है बच्चों, ये वाला, ये सरफेस कॉन्वेक्स है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे ख्याल से इस सरफेस का इधर होगा, ठीक है। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया P, ध्यान से सुनना। तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस, ये वाली लाइट रेस इंसिडेंट रे, यहां पर मीडियम पहला खत्म हो गया। फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने n1 माना है, सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 माना है। ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेस फर्स्ट मीडियम में इस पॉइंट पर गिरी, इसके बाद मीडियम बदलेगा। मीडियम जब बदलता है तो क्या लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, ये रहा, यहां से मैंने नॉर्मल गिरा दिया, ये तो ये तो नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल पहले मीडियम में बनता है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब मान लो n1 रेयरर मीडियम है और n2 डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से जब लाइट रे डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ये नॉर्मल है, ये वाला इधर चली गई लाइट रेस। तो सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे हम इसे, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि ये वाली जो रेज आ रही है ये यहां से चली आ रही है। इसका मतलब इस कॉन्वेक्स सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट P की वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, Q पर बनती है।
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो ये एंगल आर है मेरे बच्चे, तो एंगल ये भी आर होगा। देखो ये वाला, ध्यान है, प्रिंसिपल एक्सिस से जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो एंगल बना रही है, ये एंगल अल्फा है। ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा माना था, ध्यान हो तो। इमेज से एंगल बीटा माना था। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या माना था, गामा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब जरा चेक करो, पोल से इधर की डिस्टेंस प्लस लेंगे, पोल से इधर की डिस्टेंस माइनस लेंगे। अब जरा चेक करो, सी से ओ तक की डिस्टेंस कैसी हो गई, प्लस आर। तो सी से ओ तक की डिस्टेंस को मैं यहां लिख दूं, सी ओ डिस्टेंस कितनी हो गई, प्लस आर। पी से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, पी ओ माइनस यू हो गई है। क्यू से ओ तक की डिस्टेंस देखो, क्यू ये रहा, ओ ये रहा, क्यू से ओ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, क्यू ओ डिस्टेंस हो गई माइनस बी। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? चलिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, जरा इस ट्रायंगल को देखो, सी एम पी, इस ट्रायंगल को देखो, सी एम पी, ये दोनों इंटीरियर एंगल और दोनों ये वाला एंगल एक्सटीरियर है। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा बराबर आई। अब ट्रायंगल देखो, सी एम क्यू, ध्यान करो, यही मैंने कॉनकेव सरफेस में लिए थे। बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर। यही बात मैंने यहां लिखी है, चेक करो। एम ओ एन इज ए कॉन्वेक्स सरफेस बाई विच वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट क्यू ऑफ रियल ऑब्जेक्ट P एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपने दिखाया है। MON इज ए कॉन्वेक्स सरफेस बाई विच वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट Q ऑफ रियल ऑब्जेक्ट P, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप। C से O तक की डिस्टेंस कितनी है, C से O तक की डिस्टेंस प्लस आ रही है। P से O तक, P से O तक, इधर से इधर की डिस्टेंस लेते हैं माइनस, माइनस यू। Q से O तक माइनस यू, यहां तक क्लियर? आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? चलिएगा, मैंने यहां लिख दिया, आई इंसिडेंस एंगल है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। N1 absolute refractive index of first medium and N2 is absolute refractive index of second medium. In a triangle CMP, in a triangle CMP, CMP I बराबर गामा प्लस अल्फा, ये चेक कर लो CMP ट्रायंगल में, CMP इस वाले ट्रायंगल में, ये एंगल तो बाहर वाला है, ये दोनों अंदर वाले हैं। दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा। CMP इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों एंगल का सम गामा प्लस अल्फा बराबर आई। यही बात मैंने यहां लिखी है, चेक कर लो। ट्रायंगल CMP आई बराबर गामा प्लस अल्फा। इन ट्रायंगल CMQ, CMQ चेक करो, CMQ ये वाला ट्रायंगल, गौर से देखना, गामा प्लस बीटा बराबर आर। क्लियर है? ये रहा आर बराबर गामा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम स्नेल्स लॉ 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर एंगल छोटे हैं तो साइन आई को आई लिख दो, साइन आर को आर लिख दो। तो इस साइन आई को आई लिखा, साइन आर को आर लिखा। आई और आर की वैल्यू यहां से और यहां से हटा करके यहां लिख दो। तो आई बराबर गामा प्लस अल्फा, ये रहा, आर बराबर गामा प्लस बीटा, ये रहा। गामा अल्फा गामा बीटा, गामा अल्फा बीटा के एंगल की वैल्यू देखो यहां से फिगर में से। गामा बराबर हो गया MO अपॉन CO, अल्फा बराबर हो गया MO अपॉन PO, बीटा बराबर हो गया, इसको आर्क मान सकते हैं, इसको रेडियस, MO अपॉन QO। देखो गामा बराबर, भूल मत जाना, MO अपॉन CO, अल्फा बराबर MO अपॉन PO, ठीक है, बीटा बराबर MO अपॉन QO। ये वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी बच्चों, ये रही। अल्फा की जगह पर MO अपॉन CO प्लस
गामा की जगह पर MO अपॉन CO, अल्फा की जगह पर MO अपॉन PO, अल्फा तो ऑब्जेक्ट से बनने वाला एंगल है ना, MO अपॉन PO, गामा MO अपॉन CO, बीटा MO अपॉन Q। ठीक है, अब यहां से देखो जरा चेक करो, MO से MO कैंसिल कर दो, MO से MO कैंसिल कर दो, देखो इस MO से ये कैंसिल हो गए, 1 अपॉन CO, 1 अपॉन CO, 1 अपॉन PO, 1 अपॉन CO, 1 अपॉन QO, 1 अपॉन C से O तक की डिस्टेंस कितनी है R, 1 अपॉन PO की डिस्टेंस कितनी थी -U, तो ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो गया, 1 अपॉन CO प्लस R, 1 अपॉन PO माइनस B, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो गया। ये यहां तक क्लियर है। 1 and 2 को मैंने लिख दिया है, 1 and 2 को लिखा जा सकता है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन U, ये 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन B। क्लियर? यहां पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, N2 का मल्टीप्लाई इससे करो, N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N1 बाई R माइनस N1 बाई U। यहां तक क्लियर है? अब एक काम कर लो, इस R वाले टर्म को, इस R वाले टर्म को, इस R वाले टर्म को तो इधर ले जाओ, इक्वल से इस R वाले टर्म को तो इधर ले आओ और इस वाले टर्म को इधर ले आओ। जरा चेक करो, देखो इस R वाले टर्म को, एक काम करो, इस वाले टर्म को इक्वल से यहां लाओ और इस वाले टर्म को माइनस से इधर ले जाओगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, यहां ले जाओ, बस हो गया काम। तो रिलेशन आ जाएगा आपका N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 बाई R माइनस N1 बाई R। यही रिलेशन पहले आया था बच्चों, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। केवल और केवल कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए यही रिलेशन याद रखना है, यही रिलेशन याद रखना है बच्चों, और कोई रिलेशन याद नहीं रखना। यहां तक क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है ना? अगर N1 बराबर मीडियम एयर होता और N2 ग्लास होता तो N1 की जगह पर 1 और N2 की जगह पर N, तो रिलेशन ये आ जाएगा। मैंने ये बोला है इस रिलेशन को याद रखो, इसको मत करो, केवल इस रिलेशन को याद रखो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक छोटा सा, जरा ध्यान दें मेरी बात पर। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो दो फोकल लेंथ होती है ना, F1 और F2, उनमें रिलेशन क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो आपका रिलेशन ये था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस के लिए N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। N1 है बच्चों, ये N2 माइनस N1 अपॉन R, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस के लिए रिलेशन है। ठीक है ना? अब बात ये कर रहा है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की दो फोकल लेंथ जो होती है F1 और F2, उनमें रिलेशन क्या होगा। तो जरा गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन लिखिए ये। फॉर सेकंड फोकस को ही हम मेन फोकस बोलते हैं बच्चों, मतलब फोकल लेंथ की डेफिनेशन है ये। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं या जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होती हैं, उसको हम सेकंड फोकस कहते हैं या मेन फोकस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट u बराबर इन्फिनिटी है तो v बराबर F2 होगा, और इस F2 को ही हम मेन फोकस कहते हैं बच्चों। तो u की जगह पर इन्फिनिटी लिख दो
और v की जगह पर F2 लिख दो तो रिलेशन आ जाएगा ये आपका N2 बाई v की जगह पर F2, और यहां पर इन्फिनिटी लिखोगे ये वाली वैल्यू, इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो रिलेशन आ जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R। इसको नंबर डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन देखो, ये लिखिए फॉर फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन ये है कि ऑब्जेक्ट अगर F1 पर है, U बराबर F1 है तो इमेज जहां बनेगी इन्फिनिटी पर, अगर U बराबर F1 है तो V बराबर इन्फिनिटी होगा। अब इसी रिलेशन में U की जगह पर तो F1 लिखो तो V की जगह पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसी फॉर्मूले को फिर से लगा रहा हूं, तो N2 अपॉन V की जगह पर इन्फिनिटी लिखोगे तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। अरे भाई N2 अपॉन V की जगह पर इन्फिनिटी लिखोगे माइनस N1 बाई इसकी जगह पर F1 लिखोगे इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R, क्लियर। तो ये तो वैल्यू जीरो हो गई, माइनस N1 बाई F1 इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। जरा गौर से देखो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, ये वाली साइड बराबर इस साइड के, तो ये साइड बराबर इस साइड के हो गई, तो N2 बाई F2 इक्वल टू माइनस N1 बाई F1, क्लियर। तो N2 और F1 का प्रोडक्ट और N1 और F2 का प्रोडक्ट बराबर होगा। इसका सेंस ये है माइनस का, एक फोकल लेंथ प्लस में है, F1 माइनस में है तो F2 प्लस होगा, और F1 प्लस है तो F2 माइनस होगा। तो N2 F1 बराबर माइनस N1 F2, ये रिलेशन है फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में। अगर N1 और N2 दोनों मीडियम सेम होते बच्चों तो F1 बराबर क्या होता, F2 होता, क्लियर। यही बात मैंने लिखी है, देखो मेरे बच्चे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड फोकस। फॉर सेकंड फोकस U बराबर इन्फिनिटी देन V बराबर F2, और फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन होती है मेरे बच्चे, अगर U बराबर F1 पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। सो फ्रॉम फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस, रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला देखिएगा, फॉर सेकंड फोकस N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। तो सेकंड फोकस के लिए U की जगह पर अनंत लिख दो और V की जगह पर F2 लिख दो। भाई सेकंड फोकस के लिए U की जगह पर तो इन्फिनिटी लिखो यहां पर, और इस V की जगह पर F2 लिखो, तो ये लिख दिया N2 बाई F2 माइनस N1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। यहां तक क्लियर है। तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई बच्चों, तो यहां से N2 माइनस N1 बाई R बराबर हो गया N2 बाई F2। ये दिस इज द रिलेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट फोकस के लिए फिर इसी फॉर्मूले को लगाओ, इसी वाले फॉर्मूले को। फर्स्ट फोकस के लिए क्या लिखेंगे, U बराबर F1 तो V बराबर अनंत, तो लगाइए इसमें N2 अपॉन V की जगह पर इन्फिनिटी लिख दिया फर्स्ट फोकस के लिए, माइनस N1 बाई U की जगह पर F1 इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R, क्लियर। ये वैल्यू तो जीरो हो गई बच्चों, तो यहां से रिलेशन आ गया N2 माइनस N1 बाई R, N2 माइनस N1 बाई R इक्वल टू माइनस N1 बाई F1। यहां तक क्लियर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्लियर। अब जरा चेक करो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, दोनों साइड बराबर होंगी ना। तो N2 बाई F2 माइनस N1 बाई F1, इसका मतलब क्या हो गया, समझ गए, N2 F1 बराबर माइनस N1 F2। इसका मतलब क्या बेटा, F2 की वैल्यू अगर माइनस है तो F1 की वैल्यू प्लस होगी, माइनस साइन, इसका मतलब ये, ठीक है ना। F2 अगर माइनस है तो F1 प्लस, और F1 माइनस है तो F2 प्लस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, ठीक है। एक छोटा सा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन नोट करें बच्चों, नोट करिए क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया बच्चों। देखिए क्वेश्चन, ए पैरेलल बीम, ध्यान दो, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड इट्स डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर।
लोकेट द पॉइंट वेयर दिस बीम इज कन्वर्ज। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई ग्लास स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और उस ग्लास स्फीयर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उस पर पैरेलल रेज आ रही है, तो ये पूछ रहा है फाइनली वो पैरेलल रेज किस पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज होंगे। ठीक है, तो जरा गौर से देखो, ये कोई ग्लास स्फीयर है, ये वाला, इस फिगर को मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। देखो ये ग्लास स्फीयर है, ठीक है, इसका ये डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, ये वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा इसका, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 20 सेंटीमीटर हो गई। और इस पर पैरेलल बीम आ रही है, ये वाली पैरेलल रेज आ रही है इस पर, स्फीयर पर। बाहर मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम तो कौन सा, एयर है, तो यहां तो N1 बराबर हो गया 1, लाइट रेज जा रही है एयर से ग्लास में, तो पहले आपको यहां पर नॉर्मल लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो लाइट रेज क्या होंगी, एयर टू ग्लास जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल की तरफ चली जाएंगी, ऐसे ऐसे चलेगी। अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये पैरेलल आने वाली रेज इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से यहां मिलती, इस जगह पर मिल जाती, तो इस फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो अनंत से इन्फिनिटी से रेज आ रही है वो यहां चल के मिलती, तो यहां पर क्या बन जाती, इमेज बन जाती। तो यहां पर u बराबर कितना हो गया, इन्फिनिटी। सेकंड मीडियम कौन सा है, ये ग्लास, अंदर ग्लास है, N2 की जगह पर 1.5 लिखोगे, u कितना लिखोगे, इन्फिनिटी। तो यहां पर जहां पर भी रेज ये मिलेंगी वो इमेज होगी, तो यहां से, यहीं से तो नापोगे डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, v कहेंगे बच्चों। तो फर्स्ट फेज के लिए, फॉर फर्स्ट फेज के लिए u तो हो गया इन्फिनिटी, रेज जा रही है एयर से ग्लास में, तो N1 बराबर तो हो गया 1 और N2 बराबर हो गया 1.5, ठीक है। इधर से इधर की डिस्टेंस r हो गई, तो इधर से इधर की डिस्टेंस प्लस लेते हैं, तो ये r हो गई, ये वाली डिस्टेंस, तो r बराबर हो गया +20, ठीक है। u बराबर कितना है मेरे बच्चे, इन्फिनिटी। v की वैल्यू पता कर लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, N2/v माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r। आपका u की जगह पर तो इन्फिनिटी लिख दो, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 0, N2 की जगह पर लिख दो 1.5, तो 1.5 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह पर इन्फिनिटी इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और r की जगह पर क्या लिखेंगे 20। तो यहां से ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो ये कितनी वैल्यू बची यहां से 1.5 अपॉन v इक्वल टू 1.5 माइनस 1, तो 0.5 अपॉन 20 का मतलब 1/40। तो v की वैल्यू निकल आएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 का मल्टीप्लाई 40 से करोगे तो 60 सेंटीमीटर आएगी ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर आ गई यहां से लेकर के यहां तक। तो चेक कर लो बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक की 60 सेंटीमीटर आ गई। आपको मेथड समझ में आ गया होगा। इसको हमने देखो यहां पर सॉल्व किया है बच्चों, ये रहा। हमने क्या किया है देखो जरा गौर से, मैं यहां पर समझा दे रहा हूं आपको। ये कोई ग्लास स्फीयर है जिसकी डायमीटर 40 सेंटीमीटर बता रहा है, जिस पर कोई पैरेलल रेज आ रही है, ये वाली, ये पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आएंगी, तो u बराबर इन्फिनिटी और फर्स्ट मीडियम एयर है, तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कहा जाता है, और एयर है तो एयर के लिए n1 1 हो गया। अंदर क्या जा रही है, रेज एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, तो यहां से पाथ चेंज होगा, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल। कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। तो ये रेज टूवर्ड्स नॉर्मल जाएंगे। ऐसा लगेगा
ये रेज यहां से रिफ्रैक्ट होकर के ये वाली रेज चल करके यहां मिल गई यहां पर। तो ये सब फर्स्ट फेज के लिए रेज जा रही है एयर से, इसके अंदर क्या है मीडियम ग्लास, एयर से ग्लास में, तो फर्स्ट मीडियम तो N1 हो गया 1 और ग्लास N2, सेकंड मीडियम हो गया N2 की जगह पर 1.5, ठीक है ना। U की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता कर लो, इस डिस्टेंस को हमने V बोला है, ये वाले डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक V निकल आएगा। तो मैंने यही लिखा है फॉर फर्स्ट फेज U इक्वल टू इन्फिनिटी, और R बराबर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R बोलेंगे, वो कितनी है +20। अरे भाई यहां से ही तो डिस्टेंस नाप रहे हो, जहां से डिस्टेंस नापते हो उस पॉइंट को P ना बोल करके O बोलो बच्चों, इसको O बोल दो, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस +20। लाइट रेज गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो N1 के लिए N1 बराबर तो 1 हो गया और N2 बराबर ANG 1.5 हो गया। तो अब इस रिलेशन को इस वाले फॉर्मूले में डालो बच्चों, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो आपसे इस वाले फॉर्मूले से जो रिजल्ट आएगा ना, वही रिजल्ट आपका इस फॉर्मूले से आएगा। मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रख रहा, मैं इसमें रख रहा हूं। N2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम 1.5, N2 की जगह पर तो 1.5/V माइनस N1 की जगह पर मीडियम क्या है पहला एयर है, तो एयर के लिए N1 बराबर 1/U की जगह पर इन्फिनिटी, N2 की जगह पर 1.5 और N1 की जगह पर 1/R की जगह पर 20। तो यहां से 1.5/V इज इक्वल टू 0.5/20, 0.5/20, 0.5 से 20 को डिवाइड कर दो 1/40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो V की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो इस रिलेशन से जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट इससे आ रहा है। तो बजाय आप इसके इस रिलेशन से सॉल्व मत करना बच्चों, आप इस रिलेशन से सॉल्व करना जो मेथड मैं बता रहा हूं, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट फेज से जो इमेज बन रही है, इस वाले फेज से कितनी दूरी पर बनेगी ये वाली डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर होगी, ये वाली। अब इस सरफेस से तो रिफ्रैक्शन दिखा दिया आपने, यहां पर बन गई इमेज। अब जरा सेकंड सरफेस के लिए लो, देखो इसके लिए, इस सरफेस के लिए। अब जब सेकंड सरफेस पर इस पर रेज गिरेगी, जरा इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, ये रहा। पहले सरफेस के द्वारा, इस सरफेस के द्वारा इमेज यहां बन गई। अब जरा सेकंड फेस के लिए लो, इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए लो। फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड फेस ऑफ स्फीयर, तो इस फेस के लिए जरा मेरे बच्चे देखो, ये रेज ऐसे आ रही है, ऐसी तो आ रही है रेज भाई। इस फेस को तो रेज ये वाली आती हुई दिख रही है, ये वाली। तो इस वाले फेस पर तो इंसिडेंट रे ये वाली है ना, ये वाली। तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको इन पॉइंटों पर। तो यहां पर जब नॉर्मल लोगे ये वाला ऐसे, तो टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएंगी रेज ऐसे। तो इसका मतलब सेकंड फेज के द्वारा इमेज यहां बन रही है। तो सेकंड फेज के लिए एक तरह से ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का और ये इमेज का। तो इस सेकंड फेज के लिए यहां से इस ऑब्जेक्ट तक की दूरी u कहलाएगी। u बराबर यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये टोटल 60 है, यहां तक 40 है। तो सेकंड फेज के लिए तो ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो +20 सेंटीमीटर। ये इमेज का काम करेगा, तो v निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। सेकंड फेज के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इधर से इधर की डिस्टेंस r -20 लेंगे। अब इस सेकंड फेज पर रेज जा रही है, ये कौन सा मीडियम है, ग्लास। ये कौन सा मीडियम है, एयर। तो सेकंड फेज के लिए ये वाली रेज, ये सेकंड फेज के लिए इस वाले मीडियम को तो फर्स्ट मीडियम कहेंगे, इसको तो इसको कहेंगे सेकंड मीडियम। सेकंड फेज के लिए इस मीडियम को कहेंगे फर्स्ट मीडियम, इसको कहेंगे फर्स्ट मीडियम, इसको कहेंगे सेकंड मीडियम। तो सेकंड फेज के लिए N1 कितना लिखोगे, ग्लास का 1.5, और N2 कितना लिखोगे 1। अब ये वैल्यू हटा करके इस फॉर्मूले में डाल दो, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। चेक करो,
N2 की वैल्यू कितनी लिखी है 1 अपॉन V की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस N1 की वैल्यू देखो 1.5 वो लिखी हुई है, U की वैल्यू देखो, U की वैल्यू मैंने लिखी है, देखो यहां पर ये रही, इधर से इधर की डिस्टेंस प्लस लेते हैं 20 हो गई, इक्वल टू N2 की वैल्यू 1 माइनस N1 की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू चेक करो, R की वैल्यू इधर से इधर की डिस्टेंस -20 चेक करिएगा, ये तो 1/V माइनस डेसिमल हटा करके 0 बढ़ा दो तो 3/40 इक्वल टू -0.5 अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/40, तो यहां से वैल्यू आ गई 1/V बराबर, ये तो वैल्यू आ गई, देखिएगा ये वैल्यू -3/40 इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 1/40, 3/40 को इधर ले जाओ, 1/V बराबर 3/40 प्लस 1/40, ये वैल्यू आ गई 4/40, 4 से 40 10 टाइम्स कट गया, इसका मतलब V की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो आएगी ना, कौन सी वाली डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो V मानी है आपने, ये वाली, ये डिस्टेंस आएगी 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली इमेज इस स्फीयर के सेकंड फेज से कितनी दूरी पर बनेगी, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर निकल के आएगी बच्चों। यही बात मैंने देखो यहां लिखी है, ये रही, फॉर सेकंड फेज ऑफ स्फीयर U डैश की वैल्यू कितनी है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस U डैश कहेंगे हम, U डैश की वैल्यू 60 - 40 बराबर 20, 60 - 40 क्यों किया, क्योंकि यहां तक की डिस्टेंस 60 थी, ये 40 है, तो सेकंड फेज के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस U हो गई, तो U डैश बराबर 20 सेंटीमीटर। सेकंड फेज के लिए, इस फेज के लिए यहां तक की डिस्टेंस R कहलाएगी, तो यहां से इधर की डिस्टेंस माइनस लेंगे बच्चों हम, इधर से ये डिस्टेंस R कहलाएगी, तो R की जगह पर -20, ठीक है नहीं, रेज जा रही है ग्लास से एयर में, पहला मीडियम N1 1.5 लिखा जाएगा ग्लास, इसको पहला मीडियम कहेंगे, और बाहर सेकंड मीडियम कहेंगे, बाहर क्या है एयर, तो N2 की जगह पर लिखा जाएगा 1, चेक कर लो, ठीक है। तो उस केस में सेकंड फेज के लिए U आ गया 20, R आ गया -20, N1 आ गया 1.5, N2 की वैल्यू 1 लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाया था मैंने बता दिया था आपको, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये रिलेशन लगाना, N2 की जगह पर तो 1 लिखना, N1 की जगह पर 1.5 लिखना, U की जगह पर +20 लिखना, और R की जगह पर -20 लिखना, V की वैल्यू फाइंड कर लेना, ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा सीधा। अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला लगाते हो आप N/V - 1/U इक्वल टू N - 1/R, तो इसमें N क्या लिखेंगे, ग्लास से एयर में जा रही है तो GNA, तो GNA को 1/ANG लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, ये तो ग्लास से एयर में जा रही है, तो GNA को 1/ANG लिखना पड़ेगा, तो GNA की वैल्यू, ANG की वैल्यू 3/2, तो GNA की वैल्यू 2/3 लिखनी पड़ेगी, फिर आपको इससे सॉल्व करेंगे तब भी V की वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। मैंने जो मेथड बताया उसी को फॉलो करना बच्चों, ये चेक करिए आप, ये चेक करो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जरूरत से आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए स्मॉल एयर बबल इज entrapped in a glass sphere of radius 4 centimeter at a distance of 1 centimeter from center of sphere, ठीक है। Where will bubble appears when seen through the glass surface, पहला कह रहा है through nearest surface, nearest the bubble, और सेकंड केस कह रहा है farthest from the bubble। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी बता रहा है, 4 सेंटीमीटर बता रहा है, रेडियस बता रहा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर बता रहा है,
अब वो ये बोल रहा है इस स्फीयर के अंदर एक एयर बबल बंद है, ए स्मॉल एयर बबल इज एंट्रैप्ड इन ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहां पर कोई एयर बबल है, इसको ऑब्जेक्ट मान लो आप। ये डिस्टेंस उसने 1 सेंटीमीटर दी है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये कह रहा है इस एयर बबल को जब बाहर से हम देखें तो नियरेस्ट द बबल, बबल जहां पर है ना नियरेस्ट वाले सरफेस, तो इस बबल का नियरेस्ट सरफेस कौन सा होगा? इधर, इधर से देखो। एक बार तो नियरेस्ट वाले सरफेस से देखो और एक बार इस बबल को फारदेस्ट वाले सरफेस से देखो। एक बार तो यहां से देखो तो ये तो पास में हो गया ना, और एक बार यहां से देखो तो ये फारदेस्ट हो गया। तब ये बबल कहां दिखाई देगा? ये क्वेश्चन पूछा है उसने। कह रहा है वेयर विल बी द बबल अपीयर्स व्हेन सीन थ्रू द ग्लास सरफेस नियरेस्ट द बबल। उस सरफेस से देखें जहां पर, जिसके लिए बबल पास में हो, और उस सरफेस से देखें जहां से बबल फारदेस्ट फ्रॉम द बबल, मतलब बबल उस सरफेस से बबल दूर हो। तो पहले नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहां से देख रहे हो मान लो, तो ये तो ऑब्जर्वर है, तो इसको तो क्या मानेंगे? ठीक है ना, पोल कह दें। तो यहां से चलने वाली लाइट रेज मेरे बच्चे ये गई। पहला मीडियम क्या है यहां पर? ग्लास। बाहर मीडियम क्या हो गया? एयर। ठीक है ना। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यही सिखाया है। तो पहले ग्लास से जब एयर में जाएगी तो पहले नॉर्मल लेना पड़ेगा ना बच्चे, यहां से ऐसे। तो ग्लास से जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जाती है तो ये रेज सीधी जाएगी क्या? सीधी नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज यहां से आ रही है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये तो हो गया u, ये डिस्टेंस v निकालनी है आपको, और ये डिस्टेंस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस हो गई r। तो नियरेस्ट सरफेस से, फर्स्ट केस में नियरेस्ट सरफेस की बात कर रहा है, फ्रॉम नियरेस्ट द बबल। पास वाले सरफेस से देखेंगे तो बबल कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए n1 की वैल्यू कितनी आ गई? इस वाले केस में जब यहां से देख रहा है तो n1 की वैल्यू कितनी है? 1.5। n2 की वैल्यू कितनी है? 1। u की वैल्यू कितनी है? u कितना हो गया? ये तो 4 सेंटीमीटर बच्चों, और सेंटर से बबल कितनी दूरी पर? ये 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस u हो गई ना, तो u बराबर ये तो 4, यहां तक की तो 4, और ये 1 है, तो यहां से यहां तक की 3 हो गई ना बच्चों। तो u बराबर -3 सेंटीमीटर हो गया। यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस -4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो आप, n2/v -n1/u = n2 - n1/r। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आएगा आपका। n2 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? इस n2 की जगह पर मैं इसका कलर बदल के जरा ऊपर लिख रहा हूं, यहां n2 की जगह पर लिख रहा हूं मैं 1.5। n2 की जगह पर, सॉरी n2 ये वाला है, n2 का मान कितना है? 1। इसकी जगह पर तो 1 लिख दो, अपॉन v पता करना है, माइनस n1 की जगह पर कितना है? 1.5, अपॉन u की जगह पर कितना लिखेंगे? -3 = n2 की जगह पर 1 माइनस n1 की जगह पर 1.5 अपॉन r की जगह पर -4। क्लियर? तो जरा चेक करो अब यार, ये तो 1/v, 1.5 से 3 को 2 टाइम्स काट दूं, प्लस तो इस वैल्यू को यहां लिख दूं 1/v, प्लस इससे ये 2 टाइम्स डिवाइड कर दूं तो 1/2 = यहां पर 0.5 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 1/8 आ गया था। इस 1/2 को इधर ले लो, तो 1/v बराबर 1/8 - 1/2। तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों,
यहां से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 8 आ गया, 1 माइनस 4 ये वैल्यू आएगी -3/8। तो v की वैल्यू यहां से निकल आई, v बराबर उल्टा कर दोगे ना अब, तो यहां से v की वैल्यू निकल आएगी -8/3 सेंटीमीटर। 8/3 का मतलब नियर अबाउट 2.7 सेंटीमीटर आएगी। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब इमेज पोल से ये माइनस में वैल्यू आएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस 8/3 माइनस आ रहा है, इसका मतलब पोल से डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर लीजिए आप, ठीक है नहीं। इमेज उसकी एक्चुअल में बबल यहां पर है, पास वाले सरफेस से देखेंगे तो और पास दिखेगा, अगर पास वाले सरफेस से देख रहे हो तो और पास में दिखेगा। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सीन फ्रॉम फारदेस्ट फ्रॉम द बबल। सेकंड केस देखिएगा, ये हटा दूं बच्चों, फारदेस्ट फ्रॉम द बबल देखेंगे तब, फारदेस्ट का लिए फिगर में अलग बनाई दे रहा हूं यहां पर। अब जरा गौर से देखना बच्चों, ऑब्जर्वर यहां पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका। अब बबल यहां पर है बच्चों, मैंने ऑब्जर्वर को यहां लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस तो आर लेते हैं, यहां से चलने वाली लाइट रे देखो ये गई, मीडियम अंदर क्या है ग्लास, बाहर क्या है एयर, ग्लास टू एयर, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो N1 को तो लिखा जाएगा 1.5, N2 को लिखा जाएगा 1, ठीक है ना। यहां पर लेना पड़ेगा आपको नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेज जाएगी ऐसे, तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि लाइट रेज यहां से आ रही है, यहां पर है ऑब्जेक्ट, यहां देखिए तो ये डिस्टेंस तो कहलाएगी r, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कहते हैं u, इमेज तक की डिस्टेंस को कहते हैं v। v यहां पर फाइंड करना है आपको, ये वाली डिस्टेंस, तो u बराबर कितनी डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस, यहां तक की तो 4 है, तो ये 1 है, तो u बराबर -5 हो गया। यहां तक की डिस्टेंस r है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई -4 सेंटीमीटर। v की वैल्यू फाइंड करनी है, रेज जा रही है ग्लास टू एयर, तो फॉर्मूला लगाइए N2/v माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r। N2 की जगह पर क्या लिखा जाएगा 1, क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है। N2 की जगह पर 1, v पता करना है, माइनस N1 की जगह पर 1.5 अपॉन u की वैल्यू है -5 इक्वल टू N2 की जगह पर 1 माइनस 1.5 अपॉन r की वैल्यू -4 चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/v प्लस ये हो गया 0 बढ़ा देंगे तो 50, तो 3/10 इक्वल टू ये -0.5 बचेगा -4, तो ये +1/8 वैल्यू आएगी इधर, 3/10 को इधर ले लो, 1/v बराबर 1/8 माइनस 3/10, एलसीएम आ गया 40, ठीक है नहीं। ये वैल्यू कितनी आएगी, अरे भाई एलसीएम 40 आ गया ना, तो ये कितना आ गया 5 माइनस ये कितना है 12, 5 माइनस 12 तो -7/40, तो v बराबर आ गया -40/7, 40/7 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई -5 कितने बचे 5.7 सेंटीमीटर नियर अबाउट, ये वैल्यू आ गई बच्चों v की। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और दिख रहा है कितने पर 5.7। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट किसी स्फेरिकल ग्लोब के अंदर है, और ऑब्जेक्ट अगर पास वाले सरफेस से देख रहे हैं तो और पास दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास में है तो और पास, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो और दूर दिखेगा, और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता तो दिखाई देता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्लियर, ये दोनों ही केस, फर्स्ट केस मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने जैसे सॉल्व करवाया था
ये दूसरे मेथड से हो रहा है, फर्स्ट मेथड मैंने बताया था, आप उसी को सॉल्व करें, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब इस वाले यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर के पास में है तो और पास दिखेगा, और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो और पीछे दिखेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है तो और पहले दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में है तो और बाद में दिखेगा। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही दिखाई देता। मेरी बात मैं जहां तक समझता हूं समझ आ गई होगी बच्चों आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस को मैंने डिस्कस किया है इस लेक्चर में बच्चों। इस टॉपिक को एक दो बार रिवाइज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। तब तक के लिए इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज कर लें।